नमस्कार मित्रों, मैं अशोक गौड़ स्वागत करता हूं आपका काइजन स्टडी चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे देश की आन बान और शान तिरंगे के बारे में, जिसके लिए अनेकों अनेक वीरों ने अपने प्राण न्योछावर कर दिए और जिस पर पूरा देश गर्व करता है। तो इस वीडियो के साथ एंड तक जुड़े रहे। हम इस वीडियो में तिरंगे के इतिहास के बारे में जानेंगे और साथ ही फ्लैग कोड के बारे में भी बात करेंगे कि क्या क्या नियम हमें ध्यान रखने चाहिए। और आपने अब तक काइजन स्टडी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। तो मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूं कि मैं जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं उस समय भारत अपना 74वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। भारत 74th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहा है और ये सेलिब्रेशन एक ऐसी परिस्थिति के बीच हो रहा है, कोरोना जैसी महामारी के खिलाफ जंग लड़ते हुए भारत ये 74वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। तो ये इस हिसाब से भी खास है और कुछ चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं मित्रों। मुझे ये देख के बहुत दुख होता है। मैंने कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से मुझे जो व्हाट्सएप फॉरवर्ड प्राप्त हुए उसमें ऐसा देखा गया कि लोग मास्क बना रहे हैं तिरंगे का। तो ये काफ़ी दुखद विषय है मित्रों। आप देश के फ्लैग का सम्मान कीजिए, जैसा कि फ्लैग कोड में भी कहा गया है। ये आपका नैतिक कर्तव्य तो है ही और साथ ही आपकी कानूनी बाध्यता भी है कि आप देश के ध्वज का सम्मान करें। इस तरह आप मास्क नहीं लगा सकते हैं, ये एक अपमान होता है। आप एक समझदार नागरिक होने के नाते इसको अपने जानने वालों को बताएं, इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें यदि मेरी बात आपको सही लगी है। तो क्या है कि आप मास्क लगाते हैं और ये प्लास्टिक के झंडे होते हैं पॉलीथीन के बने हुए, उनको काम में लेते हैं और फिर यूं ही सड़कों पे फेंक देते हैं। इस तरह तिरंगे का अपमान होता है मित्रों। ये राष्ट्रभक्ति मैं नहीं मानता। राष्ट्रभक्ति तो दिलों में होती है मित्रों और सही तरीके से आप इसको सेलिब्रेट करें, बहुत आनंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए मित्रों, सबसे पहले मैं बात करता हूं भारत का पहला राष्ट्रध्वज। ये 1904 से 1906 के बीच बनाया गया, जिसे स्वामी विवेकानंद की शिष्या सिस्टर निवेदिता ने डिजाइन किया था। पहले ध्वज को मित्रों 7 अगस्त 1906 को कोलकाता के पारसी बगान चौक में फहराया गया था, जिसे ग्रीन पार्क के नाम से भी जानते हैं। इसमें 3 हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप है, एक लाल कलर की, पीले कलर की और हरे कलर की। बीच वाली पट्टी पर वंदे मातरम लिखा हुआ है देवनागरी लिपि में, ठीक है। और ऊपर की पट्टी पर 8 कमल के फूल हैं और नीचे की लाल पट्टी पर सूर्य और चंद्रमा बने हुए हैं। तो ये ऐसा था हमारा पहला फ्लैग। और कई लोग ऐसा मानते हैं कि इसे सचिंद्र प्रसाद बोस और हेमचंद्र कनुंगो ने बनाया, जो कि वो भी एक फ्रीडम एक्टिविस्ट थे। तो कई लोगों का ये भी मानना है। और अब मैं बात करता हूं अगला, दूसरा फ्लैग, सेकंड नेशनल फ्लैग 1907। देखिए मित्रों, देश में दूसरा झंडा जिसमें कमल की जगह पर क्या हुआ था, 7 तारे लगा दिए गए थे, ठीक है ना। चेंजेस क्या हुए हैं, 1906 की तरह ये झंडा था और 1907 में क्या किया, तारे लगा दिए गए, 7 तारे जो सप्त ऋषि को दर्शाते हैं, ठीक है ना। जो कमल के चिन्ह थे वहां 7 तारे लगाए जो सप्त ऋषि के कॉन्फ़िगरेशन को दिखाते हैं। इसमें पहली पट्टी सैफरन कलर की कर दी गई और दूसरी येलो कलर की और तीसरी ग्रीन कलर की। और इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये भी है कि इसे 1907 में मैडम भीकाजी कामा, कौन, भीकाजी कामा ने कुछ फ्रीडम फाइटर्स मतलब क्रांतिकारियों की सेना के साथ जर्मनी में फहराया था। कुछ क्रांतिकारियों के साथ इसको जर्मनी में फहराया था और इस प्रकार यह पहला झंडा बना जो किसी विदेशी धरती पर फहराया गया। तो ये याद रखना मित्रों, मैडम भीकाजी कामा ने देश का पहला झंडा विदेशी धरती पर फहराया कुछ क्रांतिकारियों के साथ जर्मनी में, ठीक है। और अब बात करता हूं मैं तीसरे नेशनल फ्लैग के बारे में। 1917 में जब हमारे राजनीतिक संघर्ष ने एक निश्चित मोड़ ले लिया, उस समय डॉक्टर एनी बिसेंट और लोकमान्य तिलक ने घरेलू शासन आंदोलन के दौरान इसे फहराया था। इसमें पांच अल्टरनेट लाल और 4 हरी पट्टियां थी। इसमें भी 7 तारे
जो कि सप्तऋषि की कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं उसमें थे, और लेफ्ट साइड में यूनियन जैक था और कॉर्नर में सफ़ेद अर्धचंद्र और तारा भी था। तो ये इस प्रकार का था हमारा तीसरा नेशनल फ्लैग, जिसको कहाँ काम लिया गया था, द होम रूल मूवमेंट इन 1917। ठीक है, आगे मैं बात करता हूँ हमारे देश के चौथे फ्लैग के बारे में। तो भारत के वर्तमान झंडे का डिज़ाइन पिंगली वेंकैया ने बनाया। किसने बनाया? पिंगली वेंकैया ने। तो यह 1899 से 1902 के बीच जब एंग्लो बोर वार चल रही थी, उस समय महात्मा गांधी जी से मिल चुके थे साउथ अफ्रीका में। फिर 1916 में इन्होंने एक बुक भी पब्लिश की थी नेशनल फ्लैग के पॉसिबल डिज़ाइंस को लेके। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी बेजवाड़ा, जो कि आज वर्तमान में विजयवाड़ा के नाम से जाना जाता है, विजयवाड़ा, वहाँ एक कमेटी हुई थी। वहाँ इन्होंने एक डिज़ाइन गांधी जी को बताया जिसमें 2 रंग थे, लाल और हरा, जो 2 समुदायों का प्रतिनिधित्व करता था, हिंदू और मुस्लिम। तो इसमें गांधी जी को कुछ कमी लगी। उन्होंने एक सुझाव दिया कि इसमें एक सफ़ेद पट्टी जोड़ दी जाए, जिससे भारत के अन्य समुदाय जो है, जो अदर रिलीजियस कम्युनिटीज़ है, वो भी शामिल हो जाए, और एक राष्ट्र की प्रगति का संकेत देने के वाला एक चलता हुआ चरखा भी शामिल कर लिया जाए। तो फिर ये इस प्रकार ये फ्लैग बना। ये आप देख रहे हैं आपके सामने, चरखा चलता हुआ, सफ़ेद पट्टी, हरी पट्टी और लाल पट्टी। मित्रों, राष्ट्र ध्वज में दशकों तक कई बदलाव हुए। 1931 में राष्ट्र ध्वज के इतिहास में एक यादगार वर्ष है। उस समय कांग्रेस कमेटी, जो कि कराची में हुई थी, ठीक है, उसमें तिरंगे को राष्ट्र ध्वज के रूप में अपनाने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया गया। इसमें लाल रंग को केसरिया रंग से बदल दिया गया, और यह स्पष्ट रूप से बताया कि इसकी व्याख्या इस प्रकार होनी चाहिए कि यह किसी भी सांप्रदायिक, ये कोई सांप्रदायिक महत्व नहीं रखता। मतलब ये द फ्लैग वाज टू हैव नो रिलीजियस इंटरप्रिटेशन, मतलब कि इसका कोई सांप्रदायिक महत्व नहीं है। ठीक है, और ये इस तरह का फ्लैग था जिसमें क्या किया गया था, सैफरन कलर की पट्टी को ऊपर रखा, बीच में वाइट जिस पे चरखा लगा हुआ था, नीचे हरी पट्टी। ठीक है, और ये जो था, इसके बाद कुछ चेंज हुए। उसके बाद आया हमारा प्यारा तिरंगा। जी हाँ मित्रों, ये है हमारा तिरंगा जो फाइनली डिज़ाइन किया गया। तो अब बात करते हैं इसके बारे में। तो अपने आज के तिरंगे को 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने इसे स्वतंत्र भारत के राष्ट्र ध्वज के रूप में स्वीकार किया, अपना लिया। मित्रों, यहाँ से प्रश्न भी बनते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में कि भारत के राष्ट्र ध्वज को कब अपनाया गया। तो ये डेट आपको याद रखना जरूरी हो जाता है, 22 जुलाई 1947 को। ठीक है, और अब हम बात करते हैं राष्ट्र ध्वज में जो स्पेसिफिकेशंस है उनकी। तो देखिए मित्रों, कलर्स के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। तो केसरिया रंग, सैफरन कलर, ये देश की शक्ति और साहस को दर्शाता है, द स्ट्रेंथ एंड करेज ऑफ द कंट्री। सफेद रंग, जिसमें धर्म चक्र, जिसे अशोक चक्र भी कहते हैं, उसके साथ ये शांति और सत्य का प्रतीक है। ठीक है, द वाइट मिडल बैंड इंडिकेट पीस एंड ट्रूथ विथ अशोक चक्र। और जहां अशोक चक्र का मतलब क्या है, जीवन गतिशील है और रुकने का अर्थ मृत्यु है। तो ये जो अशोक चक्र लिया गया, ये मौर्य सम्राट अशोक द्वारा बनाए गए सारनाथ मंदिर से लिया गया। ठीक है, इसमें 24 तीलियां है, मतलब कि 24 स्पोक्स है इस व्हील में, और ये ब्लू कलर का है। ठीक है, और फिर बात करते हैं निचली पट्टी हरा रंग की। ये हमारे धरती की उर्वरकता, वृद्धि और भूमि की पवित्रता को बताती है। द लास्ट बैंड इज इन ग्रीन कलर, द फर्टिलिटी, ग्रोथ एंड ऑस्पियसनेस ऑफ द लैंड। इनको ये रिप्रेजेंट करता है। तो इस प्रकार का हमारा था नेशनल फ्लैग जो 1947 में अपनाया गया, और हमारा शान तिरंगा यही है मित्रों, बन गया तिरंगा। ठीक है, और इसके बारे में और भी मैं मज़ेदार फैक्ट्स आपको बता देता हूँ। फिर बात करेंगे पिंगली वेंकैया के बारे में,
चलो पहले मैं बता देता हूँ, पिंगली वेंकैया आपने, अब जैसा मैंने अभी पहले बताया था कि ये गांधी जी से मिल चुके थे एंग्लो बोर वार के दौरान, वो भी है। और फिर देखिए क्या है कि वेंकैया हु पास्ड अवे इन 1963 पोस्टह्यूमसली होनर्ड विद द पोस्टेज स्टैंप। ये देखिए इन्होंने जो दो फ्लैग बनाए थे, ये जो लास्ट वाला फ्लैग है जिसमें चरखा है और उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके अशोक चक्र ऐड कर दिया गया और 1947 में एक्सेप्ट कर लिया गया, ये फाइनल डिजाइन थी। तो हमारा राष्ट्र ध्वज पिंगली वेंकैया ने बनाया है, यह आपको ध्यान रखना है। और उनके ऑनर के लिए 2009 में एक डाक टिकट भी जारी किया गया। ये देखिए इमेज आपके सामने डाक टिकट की, ये भारत सरकार ने जारी किया। और फिर कहा जाता है कि इन्होंने फ्रीडम फाइटर में मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किए थे, फ्रीडम स्ट्रगल किए थे इंडियन। और 2014 में इनका नाम भारत रत्न के लिए भी प्रपोज किया गया। तो ये थे हमारे पिंगली वेंकैया जी, जिन्होंने भारत को अपना राष्ट्र ध्वज दिया। ये कोई प्रोफेशनल डिजाइनर नहीं थे मित्रों, ये एक फ्रीडम फाइटर थे, फ्रीडम स्ट्रगल थे, किसान थे, बहुत ही साधारण व्यक्ति थे और उन्होंने भारत को ये अपना प्यारा तिरंगा सौंपा। ठीक है, और अब देखिए बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट मज़ेदार फैक्ट्स के बारे में। तो झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है, यह सवाल हमेशा उठता है। और मित्रों कई प्रतियोगी परीक्षाओं में ऐसे सवाल उठते हैं कि लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है तिरंगे झंडे की। तो कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं और इसमें गलती कर बैठते हैं। तो मैं आपको साफ साफ बताना चाहता हूं कि झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। तो यहां से सवाल ये बनता है, और सवाल को थोड़ा उल्टा घुमा दिया जाए तो स्टूडेंट हो जाते हैं कंफ्यूज और कर देते हैं गलत। यदि पूछा जाए, सवाल हो कि झंडे की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात क्या है, तो वहां उत्तर होगा 2:3। और यदि पूछा जाए झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है, तो वो होता है 3:2। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। फिर बात करते हैं भारतीय झंडा हाथ से काटे गए सूत, मतलब हाथ से काटे गए और हाथ से बुने हुए ऊनी, सूती, सिल्क, खादी के कपड़े से बनाया जाना चाहिए। ठीक है, और इसके लिए देखिए मित्रों ये एकाधिकार भी है, कौन बनाएगा राष्ट्र ध्वज उसके बारे में भी बताया गया है। खादी डेवलपमेंट एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, कर्नाटका खादी ग्रामोदय संयुक्त संघ, जिसका हिंदी में नाम है इसका कर्नाटका खादी ग्रामोदय संयुक्त संघ, को राष्ट्र ध्वज बनाने की और सप्लाई करने की अथॉरिटी है। यह कर्नाटक के हुबली, धारवाड़ जिले में है। ठीक है, हुबली में। तो इनको अथॉरिटी है कि मतलब ये झंडे को बनाते हैं और प्रॉपर ये मतलब BIS के हिसाब से बनाते हैं। तो ये भी बता देता हूँ, झंडे की स्पेसिफिकेशन, कलर कैसा हो, कलर की ब्राइटनेस कितनी हो, आदि चीज़ें किस तरह निर्धारित की जाती है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड निर्धारित करता है इन चीज़ों को। जी हाँ मित्रों, BIS निर्धारित करता है स्पेसिफिकेशंस। और इंटरेस्टिंग चीज बताना चाहता हूं कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर 29 मई 1953 को भारतीय झंडा फहराया गया था। और 1971 में तिरंगा पहली बार अंतरिक्ष में गया था अपोलो 15, जो कि अंतरिक्ष यान था अपोलो 15, जो कि भारत अमेरिका का जॉइंट वेंचर के तहत गया था। और 1984 में तो खुद पहले भारतीय विंग कमांडर राकेश शर्मा ने मित्रों, जी हाँ सॉरी, राकेश शर्मा ने स्पेस सूट के साथ इस तिरंगे को बनाया गया। मतलब राकेश शर्मा जो हमारे अंतरिक्ष में गए थे 1984 में, उनके स्पेस सूट पर भी ये तिरंगा बना हुआ था। और इस प्रकार 1984 में भी तिरंगा अंतरिक्ष में गया और एक भारतीय के साथ। और फिर हम बात करते हैं फ्लैग कोड के बारे में। जी हाँ मित्रों, फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002। तो मित्रों 26 जनवरी 2002 में सरकार ने फ्लैग कोड जारी किया। ये डेट भी आप एक याद रखें, हो सकता है पूछ ले। तो 26 जनवरी 2002 में सरकार ने फ्लैग कोड जारी किया। इससे पहले एक कानून था, द प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971। यह एक्ट क्या करता था, केवल अपमान को रोकने वाला था, इसमें और ज़्यादा कुछ था नहीं। तो पॉजिटिवली मतलब जब एक्ट बना फ्लैग कोड, झंडा कैसे फहराएं और क्या क्या नियम होने चाहिए, इसके
नियम जो है 2002 के फ्लैग कोड में शामिल किए गए। तो 2002 से पहले झंडा केवल सरकारी दफ्तरों तक ही सीमित था मित्रों। आपको ये जानकारी होनी चाहिए थी कि हर एक आम आदमी, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन ये इस प्रकार झंडा नहीं फहरा सकते थे। और नवीन जिंदल, जी हाँ मित्रों, मैं अब उनके बारे में बताना चाहूँगा। ये देखिए, नवीन जिंदल जिन्होंने एक स्ट्रगल किया, 9 साल की कानूनी लड़ाई लड़ी जिसमें वो जीत गए। तब से आज तक हर कोई बड़ी शान से इस तिरंगे को प्राइवेट संस्था या घर, ऑफिस आदि पर लहरा सकता है, फहरा सकता है, लेकिन फ्लैग कोड के दायरे में रहकर ऐसा काम करना चाहिए। तो आप पूरा फ्लैग कोड पढ़ना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी पूरी सरकारी बुकलेट है उसको ऐड कर दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं पूरी बुकलेट। और मैं इस फ्लैग कोड के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूँ जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए मित्रों, सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि केसरिया पट्टी हमेशा ऊपर रखनी चाहिए। जो कि हम घर, स्कूल, कॉलेज आदि जगह जब फहराते तिरंगा तो कुछ नियम हैं, उनको ध्यान रखना चाहिए। उसी के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, ज़्यादा कुछ डीपली मैं बात नहीं करूँगा। मैं ऊपरी नियम जो इंपॉर्टेंट है वो बात करता हूँ। ठीक है, तो केसरिया पट्टी हमेशा ऊपर होनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए आपको कि ये सूर्योदय से सूर्यास्त तक फहराया जाए। मतलब कि झंडा सूर्यास्त के बाद उतार देना चाहिए मित्रों। हालांकि इसमें कुछ अमेंडमेंट भी हुए थे, बाद में बताया गया था कि आप रात को भी झंडा फहरा सकते हैं, लेकिन कोशिश हमें यही करनी चाहिए कि सूर्यास्त के बाद झंडा उतार दें। और मित्रों, झंडे के बराबर कोई दूसरा झंडा लगा हो, मतलब झंडे के बराबर कोई दूसरा झंडा नहीं लगाना चाहिए। मतलब जैसे कि तिरंगे की जो हाइट है उसी हाइट में, मतलब कोई उससे बड़ा कोई झंडा नहीं होना चाहिए। कोई प्राइवेट स्कूल है या कॉलेज है या कोई भी इंस्टीट्यूशन है, मतलब ऑफिस है कोई प्राइवेट, तो जो उसका झंडा हो, जो उस ऑफिस को या कॉलेज स्कूल को रिप्रेजेंट करता हो, वो उसकी साइज ऐसी होनी चाहिए तिरंगे से छोटा हो। ठीक है ना, तिरंगे से ऊपर नहीं होना चाहिए, ये भी ध्यान रखना चाहिए। इस प्रकार तिरंगे को सम्मान भी करना चाहिए हमें। ठीक है, और झंडे के ऊपर कुछ भी नहीं लिखा होना चाहिए मित्रों। झंडे के ऊपर किसी प्रकार के वाक्य, चाहे वो अच्छे अच्छे कोट्स हो या कुछ भी हो, ऐसे कुछ नहीं लिखे जाने चाहिए। झंडा केवल अपनी प्योर फॉर्म में होना चाहिए, उसके ऊपर कुछ भी लिखा हुआ होना नहीं चाहिए। और झंडे को किसी प्रोग्राम में फहराया जाए तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि वो स्पीकर, जो बोलने वाला वक्ता है, उसके राइट हैंड साइड में होना चाहिए थोड़ा सा। तो मतलब झंडे का जो पोल है वो स्पीकर के राइट हैंड साइड में होना चाहिए। जैसा कि मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए, ये एक इमेज है जिसमें ये देखिए प्रधानमंत्री मोदी जी अपने, ये मैं इसको जूम कर देता हूँ, ये प्रधानमंत्री मोदी जी जब इंडिपेंडेंस डे को झंडा फहरा रहे हैं लाल किले की प्राचीर से, तो ये देखिए इनके राइट हैंड साइड में, हल्का सा राइट हैंड साइड में तिरंगा खड़ा है। तो ऐसे ही आपको ध्यान रखना, स्कूल, कॉलेज आदि जगह जब यदि आप अपनी डेज के साथ, मतलब ये पोडियम के पास, मतलब ये झंडा लगाए, स्टेज पे झंडा लगाए, तो ये हल्का सा राइट हैंड साइड में ही होना चाहिए। ठीक है, और भी मैं बात करता हूँ कि ये झंडा फटा हुआ कभी झंडा नहीं फहराना चाहिए। और झंडा कभी फट भी जाए, खराब हो जाए, मेला हो जाए, तो इसे यूं ही नहीं फेंकना चाहिए। ठीक है ना मित्रों, इसका भी प्रॉपर निस्तारण करना चाहिए सम्मानजनक रूप में। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए, ये भी हमारे राष्ट्र का एक सम्मान है, तो उस हिसाब से इसको बिल्कुल सम्मानजनक रूप से इसका निस्तारण हमें करना चाहिए। और अब मैं बात करता हूँ कार पर झंडा कौन कौन फहरा सकता है। जी हाँ मित्रों, कई लोगों को मैंने देखा कार पर तिरंगा झंडा फहरा के चलता है। ये कानूनी रूप से ठीक नहीं माना जाता है, क्योंकि कार पर झंडा केवल प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, चीफ जस्टिस, काउंसिल मिनिस्टर्स, गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर, लोकसभा और राज्यसभा के स्पीकर, ऐसे जो ऊंचे ऊंचे पद के जो सरकारी है वो ही लगा सकते हैं। और साथ ही हमारी सेना के ऑफिशियल्स, उनके लिए अलग है सिस्टम, वो लगा सकते हैं। और विधायक और सांसद, इनको भी अधिकार नहीं है कि ये तिरंगा अपनी कार पे लगाए। हालांकि कई विधायक और सांसद ऐसा करते भी हैं, कार पे झंडा लगाते हैं, वॉयलेशन तो करते ही हैं फ्लैग कोड का, तो ऐसा भी होता है, तो उनको भी अधिकार नहीं। तो आप सोचिए कितना मतलब ये है ऑनर की बात कि
झंडा केवल प्रतिष्ठित मतलब वो जो ऊंचे ऊंचे पदों पर हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, चीफ जस्टिस, उनके पास ही मतलब लिमिटेड लोगों के कारों पर ही लगाया होना चाहिए। और इसके भी कुछ नियम हैं। क्या होता है कि झंडा आपको हमेशा कार की राइट हैंड साइड में लगाना चाहिए। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, नीचे एक कार खड़ी है, इस पे झंडा लगाया हुआ है, तो ये राइट हैंड साइड में है। और मित्रों एक और बात, जब भी भारत में कोई भी विदेशी मंत्री आए, विदेशी गेस्ट आए, तो उनके ऑनर में जब रिसीव करने जाते हैं तब उस कार पे दोनों झंडे लगे होते हैं, अपने देश का और उस गेस्ट कंट्री का। गेस्ट कंट्री का भी लगा होता है। तो जब विदेशी मेहमान आए तो उस कार में भारत का झंडा हमेशा राइट हैंड साइड में लगा होना चाहिए, ऐसा फ्लैग कोड में कहा गया है बाकायदा। और जो गेस्ट कंट्री के जो आए हैं उनके सम्मान के लिए वो झंडा उनकी कंट्री का लेफ्ट साइड में होना चाहिए कार के। इस तरह से पोजीशन होनी चाहिए झंडे की कि हमारा झंडा राइट साइड में और उनका लेफ्ट साइड में। इस प्रकार ये कुछ नियम थे, फ्लैग कोड्स, जिसके बारे में हमने बात की थी। मित्रों आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानना चाहते हैं और भी बहुत कुछ एजुकेशनल और नॉलेजेबल चीज़ें जानना चाहते हैं, ऐसे ही मैं अच्छे अच्छे कंटेंट्स आपके लिए लाता रहूँगा। आप इस चैनल को इसके लिए सब्सक्राइब करें और पसंद आया है मित्रों को शेयर करें, लाइक करें। और जाते जाते मैं आपसे एक सवाल पूछ लेता हूँ कि आप मुझे ये बताइए कि भारत का सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा झंडा कहाँ फहराया गया है, कहाँ है? मतलब ये आपको बताना है कि भारत का सबसे ऊंचा झंडा कहाँ है। कमेंट सेक्शन में आप अपने जवाब दे सकते हैं। धन्यवाद, बाय।